हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लव हैकर कहानी आपको कैसी लग रही है, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज एपिसोड नंबर 9, कहानी लव हैकर। शुरू करते हैं कहानी। आरोही सुबह उठकर इधर उधर टहल रही थी। तभी रोशनी कमरे में आ गई थी और रोशनी को बड़ा बुरा लग रहा था। आरोही के पास सुनकर रोशनी ने सिर हिला दिया था। उसको आरोही पर दया भी आ रही थी। वो समझती थी कि जिस दिन से आरोही शादी करके उनके घर आई थी, उस दिन से ही उसके साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा था। इसलिए उसने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, जिस तरह तुम्हारा स्वागत होना चाहिए था इस तरह नहीं हुआ आरोही। मम्मी का रवैया भी तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। आरोही ने तभी नजरें नीचे करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी शादी में इस तरह का स्वागत किया जाता है और मुझे मम्मी की किसी बात का बुरा नहीं लगा। वो रोशनी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। आरोही की सोच हमेशा से पॉजिटिव थी। तभी रोशनी ने दोषी महसूस होते हुए कहा, मम्मी राघव भाई की वजह से बहुत परेशान है। वो उनका लाडला था। मम्मा सबसे ज्यादा उनसे ही प्यार करती हैं और ये सब इतना कुछ अचानक हो गया, पता भी नहीं चला। वो समझ रही थी कि आरोही का इसमें कोई कसूर नहीं, उसको बेवजह ही सजा मिल रही है। तभी आरोही ने भी उसकी बात को समझते हुए कहा, हाँ हाँ, अचानक ही हुआ है, मैं उनका गुस्सा समझती हूँ। उन्होंने एक लड़के पसंद किए और अपने बेटे के लिए, और उसकी शादी उनके छोटे बेटे से हो गई। ये बहुत अजीब बात है ना। मैं समझती हूँ। ये कहते वो थोड़ा रुक गई। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं जानती हूँ कि कुछ फैसले बड़ों को लेने चाहिए, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरे लिए कोई अपने फैसला लेना ही ठीक होगा। ये कहने के बाद वो चुप हो गई और उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। रोशनी उसकी बात सुनकर बड़े ही ध्यान से जवाब नहीं दे रही थी। जब उसने आरोही के चेहरे पर निराशा देखी तो उसने कहा, एक बात बताऊं। ये कहने के बाद रोशनी एक पल के लिए रुकी और फिर आगे बोली, तुम हमारा बहुत अहम हिस्सा हो, इस घर का, हमारे दिल का, एक बहुत ही ज्यादा। ये बात कभी न भूलना आरोही। ये कहते हुए उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में उसके हाथ ले लिया और उसे दिलासा देने लगी। उसके इस सपोर्ट के लिए आरोही ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, थैंक यू रोशनी दीदी। ये कहने के बाद वो मुस्कुराकर रोशनी को देखने लगी। तभी रोशनी ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए पूछा, मुझे एक बात बताओ। दोनों ऐसे ही आपस में बातें करते रही। आरोही के चेहरे पर अब भी थोड़ी खुशी दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद जब रोशनी उसके कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी माँ दिव्या ने लिविंग रूम में बैठी मोबाइल में कुछ देख रही थी। तभी वहां उनकी हाउसकीपर चाय लेकर आई और उसने दिव्याई को चाय दी, लेकिन दिव्यानी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने मोबाइल में ही देखे जा रही थी। रोशनी भी सीधा उसके पास जाकर उसके पास बैठते हुए बोली, मोम क्या हुआ, आप इतनी देर से क्या देख रही हैं। उसने दिव्यानी को उदास और निराश देखा तो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। तभी दिव्यानी ने रोशनी के बेटे के बारे में पूछा, रेयान कहाँ है। रेयान रोशनी का बेटा था जो सिर्फ 2 साल का था। रोशनी ने उसके बात का जवाब देते हुए कहा, वो तो पापा के साथ बाहर गया है ना। ये कहने के बाद वो अपना फोन निकालने लगी। उसको अपना फोन निकालते देखकर दिव्यानी ने कंफ्यूजन में पूछा, क्या हुआ, किसको कॉल कर रही है। उसको लग रहा था कि उसने रोशनी से रेयान के बारे में पूछा था, इसलिए वो अपने पापा को वापस बुलाने के लिए फोन कर रही होगी। लेकिन रोशनी ने नाम में से हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, किसी को नहीं। वो भाई ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, वही आपको दिखाने के लिए फोन निकाल रही थी। पेरिस गए हुए हैं हनीमून के लिए, कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये कहते हुए उसने सभी तस्वीरें दिव्यानी को दिखाना शुरू कर दी। हर एक तस्वीर में राघव और लवन्या बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। रोशनी ने आगे कहा, तस्वीरें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हमको तो भूल ही गए हैं। उसकी बात सुनकर दिव्यानी ने थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहा, अरे तो यहाँ कभी किसी ने उसकी परवाह की है। खड़े खड़े उसे घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे पापा ने उसे गैर समझ लिया और गैरों को अपना। उसका स्वर बहुत निराश था। ऐसा लग रहा था वो लगभग रोने ही वाली है।
लेकिन तभी रोशनी ने उसको बीच में टोकते हुए कहा, मोम, आरोही कोई गैर नहीं है, वो इस घर का हिस्सा है, परिवार है वो हमारा। वो अपनी माँ के दुख को समझ रही थी, लेकिन वो साथ में ये भी जानती थी कि इसमें आरोही का कोई कसूर नहीं है। लेकिन दिव्यानी ने उसको थोड़ा सा उदासी से कहा, तुम्हें क्या पता है कि माँ अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करती है, किस तरह बेटों को जवान किया जाता है। लेकिन मिस्टर प्रकाश ने तो एक बात भी नहीं सुनी। मेरे बहुत सारे सपने थे राघव की शादी को लेकर। तुम्हारे पापा कब किसी के सुनते हैं, बस वो तो अपने मन की ही करते हैं। रोशनी ने तभी राघव की एक शादी की पोस्ट निकाली और दिव्यानी को दिखाते हुए बोली, ये देखिए मोम, भाई की शादी उसी दिन थी जिस दिन कार्तिक और आरोही की थी। ये तस्वीर देखो भाभी, कितनी खूबसूरत है। देखो, हमारे बिना ही शादी कर ली भाई ने, उनको एक बार भी हमारी याद नहीं आई, और आप कह रही हैं कि वो क्या। दिव्यानी उसके मोबाइल के स्क्रीन की तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने लगभग रोते हुए कहा, क्या, क्या, कहाँ कहाँ करना चाहता है वो हमारे बिना शादी। उसने कई बार कहा कि उसे घर से अलग न करे, लेकिन नहीं, तुम्हारे पापा की जिद संसार से बड़ी है, उसकी एक भी नहीं सुनी। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। ये कहते वो जोर जोर से रोने लगी। वहीं रोशनी ने जब अपनी माँ को ऐसे रोते हुए देखा तो उसने झट से उसको गले लगा लिया। उसके कंधे को सहलाते हुए उसने कहा, मोम, आप रो मत, ये सब ठीक हो जाएगा। उधर आरोही अपने कार्तिक के बेड में सफाई लगी हुई थी। उसने सब कुछ मैनेज कर लिया था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन की स्क्रीन देखी तो देखा उसके पापा दशरथ का कॉल था। उसने तुरंत कॉल अटेंड किया और कान पर लगाते हुए कहा, हेलो बाबा। उधर से दशरथ ने कहा, हेलो बेटा, कैसी हो तुम। दशरथ ने कुछ और कहा उससे पहले ही आरोही ने फिर कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, घर पर कैसे हैं मम्मी, कोयल। उसके स्वर में चिंता झलक रही थी। तभी उधर से दशरथ ने कहा, हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा, सब घर पर भी ठीक हैं। तुम बताओ कैसी हो, ससुराल में दिल लग रहा है या नहीं। आरोही ने लंबी सांस ली और अपने बाबा को कार्तिक और अपनी सास के बुरे बर्ताव के बारे में नहीं बताया और कहा, हाँ बाबा, सब लोग अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं। उसकी बात सुनकर पापा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपनी बेटे की अच्छी मैरिड लाइफ के बारे में जानकर थोड़ा रिलैक्स हो गया था। इसलिए अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, वो मैं काफी समय से कार्तिक को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर वो तुम्हारे आसपास है तो मेरी बात करवा दो ना। आरोही ने तुरंत मना किया और कहा, बाबा वो अभी किसी काम से कहीं बाहर गया है, जैसे ही वापस आएगा मैं उसे कह दूंगी कि आपको फोन कर ले। वैसे बात क्या है बाबा। दशरथ ने तुरंत अपनी बेटे की बात का जवाब दिया और कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, वो मुझे फोन कर लेगा। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। दरअसल मैंने उसके नौकरी के बारे में बात करनी थी। एक बहुत अच्छी कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि वो अपना रेज्यूमे लेकर वहाँ चला जाए। मेरे पुराने दोस्त की कंपनी है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो काम के लिए कुछ वहाँ पर उसको रख लेंगे। उसकी बात सुनकर आरोही ने सिर हिलाते हुए कहा, जी बाबा, मैं कह दूंगी। आरोही ने फोन रख दिया। तभी कार्तिक वापस भी आ चुका था। जैसे ही कार्तिक रूम में आया, आरोही ने उससे पूछा, मेरे बाबा कब से कॉल कर रहे हैं तुम्हें, कम से कम उनकी कॉल तो रिसीव कर लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने हैरान होकर कहा, कौन। आरोही ने अपनी बात पर जोर देते हुए फिर कहा, कौन क्या, मेरे बाबा। कार्तिक ने उसकी बात सुनकर अपना फोन निकाला और मिस कॉल देखते हुए कहा, ओह, 8 मिस्ड कॉल, मैंने उधार लिया क्या उनसे। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर आरोही की तरफ देखने लगा। वहीं आरोही ने व्यंग करते हुए कहा, ओह वेरी फनी, मेरी कॉल्स नहीं उठाते तो कम से कम उनकी तो उठा लिया करो, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये कहते हुए उसको नाराजगी से घूर कर देख रही थी। उसकी बात में जवाब में कार्तिक ने अपने बिस्तर की तरफ जाते हुए कहा, अब इसमें बड़े छोटों वाली बात कहाँ से आ गई। ये कहते हुए बिस्तर पर बैठा और अपने जूते निकालकर यहाँ वहां फेंक दिए। फिर उसने आरोही की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं गेमिंग जोन में था, फोकस करना पड़ता है वहां पर, 10,000 की शर्त लगी हुई थी मेरी।
ऐसे में तो अपने माँ बाप का फोन भी नहीं उठाता। उसने इतना ही कहा था, तभी आरोही ने उसको ताना मारते हुए कहा, वाह, ठीक है, तुम ऐसे ही सट्टे लगाते रहो। कार्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? आरोही ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम अभी अभी कॉल करो उनको। कार्तिक ने बिस्तर पर लेटते हुए अपने माथे पर अपनी बाजू रख ली और आंखें बंद करके कहा, मैं अभी थका हुआ हूं, बाद में कर लूंगा। उसकी बात सुनकर आरोही की भौहें तन गई। उसने एक हाथ अपनी कमर पर रखते हुए और कार्तिक को थोड़ा गुस्से में घूरते हुए कहा, पूरी पूरी रात गेम खेल खेल कर नहीं थकते हो? अभी 2 मिनट बाबा से बात करने में थक जाओगे क्या? कर लो ना एक बार। आरोही ने जो उससे को सुनकर कार्तिक ने हाथ हिलाते हुए फिर कहा, अरे क्या मसला है यार, कर लूंगा ना थोड़ी देर में। लेकिन आरोही इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाली थी। वो उसके बिस्तर पर कार्तिक के गले में रखे फोन को उठाया और कार्तिक की तरफ बढ़ाते हुए फिर बोली, कॉल करो ना अभी, प्लीज। कार्तिक बिस्तर से खड़ा हुआ और आरोही के हाथ से अपना मोबाइल छीनते हुए झुंझलाकर बड़बड़ाने लगा। तभी आरोही ने पूछा, अब क्या हुआ है? कार्तिक ने आरोही के आगे झुंझलाते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, ओह ठीक है मैडम जी, कर रहा हूं आपके पापा को कॉल। ये कहते हुए उसने आरोही के डैड का नंबर निकाला और तुरंत कॉल मिला दिया। उधर से ऑफिस कैबिन में मीटिंग में दशरथ बिजी था। तभी उसका फोन बजने लगा। दशरथ ने फोन स्क्रीन पर नाम देखा तो वो दंग रह गया। दशरथ ने अपने ऑफिस में खड़े सभी लोगों से कहा, प्लीज 1 मिनट, मैं आप लोगों को बाद में बुलाता हूँ, अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। वहीं उसकी बात सुनकर उसके ऑफिस में मौजूद सभी लोग वहां से निकल गए। उनके जाते ही दशरथ ने कॉल अटेंड की और फोन कान पर लगाते हुए कहा, हेलो बेटा। कार्तिक ने कहा, नमस्ते अंकल। दशरथ ने कहा, हाँ कार्तिक बेटा। इससे पहले कि कार्तिक कुछ बोल पाता, आरोही ने उसके दूसरे कान में पास आते हुए लगभग फुसफुसाते हुए कहा, बोलो सॉरी अंकल कि पहले कॉल नहीं उठा पाया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो दोनों ही सुन पा रहे थे। कार्तिक ने भी उसकी बात तुरंत दोहराते हुए कहा, सॉरी अंकल, वो मैं आपका फोन नहीं उठा पाया, बिजी था। ये कहते हुए वो कार्तिक को गुस्से से देख रहा था। उसकी बात सुनकर उधर से दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। अच्छा कार्तिक, मैंने एक जगह तुम्हारे लिए जॉब की बात की है, बहुत अच्छी कंपनी है, और मैं चाह रहा था कि कल तुम अपना सीवी लेकर वहां चले जाओ तो अच्छा होगा। कंपनी बहुत अच्छी है और सैलरी जरा कम होगी, लेकिन स्टार्टिंग में तो तुम्हें पता ही है इतना ही। लेकिन इससे पहले ही उसकी बात पूरी हो पाती, कार्तिक ने उसको बीच में ही टोकते हुए कहा, अंकल अभी तो मेरा मूड नहीं है। उसका स्वर थोड़ा रूड था। वहीं उसकी बात सुनकर आरोही ने भी अपनी भौहें सिकोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ दशरथ ने उसको एक बार और समझाने की कोशिश की और कहा, लेकिन बेटा आजकल अच्छी जॉब कहाँ मिलती है, मेरा ख्याल है तुम्हें जरूर जाना चाहिए। देखो इस कंपनी में तुम्हारी ग्रोथ के चांस। लेकिन वो अभी और बोलने ही जा रहा था, कार्तिक ने फिर बीच में बोल दिया और कहा, ठीक है, जरा मूड होगा तो मैं बता दूंगा। और वो और भी ज्यादा रूड हो गया। वहीं दूसरी तरफ से दशरथ को भी बड़ा अजीब लग रहा था। उसने धीरे से कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कार्तिक ने तुरंत शुक्रिया अदा किया और कहा, थैंक यू सर। ये कहने के बाद उसने फोन काट दिया। उसने दशरथ के कुछ कहने का इंतजार भी नहीं किया। वहीं उसके बगल में बैठी आरोही भी उसको घूर रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक ने ऐसा क्यों किया, इसलिए उसने उलझन में पूछा, तुमने मना क्यों कर दिया? कार्तिक ने वापस बिस्तर पर लेटते हुए उसकी आंखों में देखते हुए अहंकार से कहा, मेरी मर्जी। और वो गुस्से से आरोही को घूर रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि आरोही इस बात के बारे में पहले से ही जानती थी। उसने कुछ नहीं बताया था, अगर वो उसने पहले ही बता दिया होता तो उसका इतना समय भी बर्बाद नहीं होता। वहीं आरोही ने उसको समझाते हुए कहा, देखो घर बैठे बैठे नौकरी मिल रही है, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? वो चाहते थे कि कार्तिक जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उसको बुरा लगता था जब उसके हस्बैंड्स को कोई निकम्मा कहकर बुलाता था। लेकिन कार्तिक ने उसी एरोगेंट टोन में जवाब दिया और कहा, घर बैठे बैठे नौकरी नहीं करनी है मुझे। और वो ये कहते हुए आरोही से नजरें हटाकर अपने मोबाइल को देखने लगा।
तभी आरोही ने कंफ्यूजन में उससे कहा, तो फिर क्या करना है? क्या सारी जिंदगी ऐसे गेम खेलते रहना है? आरोही उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार्तिक ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ऐसे ही बिना किसी को कॉल किए फोन कान पर लगाते हुए उसने कहा, हाँ अरे कैसा है मेरे यार? ओह, अरे मैं तो ये कह रहा था। हाँ हाँ, मुझे पहले ही पता था। वो ऐसा ही दिख रहा था यार, वो सच किसी से बात कर रहा है। आरोही ने जब देखा कार्तिक उसे इग्नोर कर रहा है तो वो निराश हो गई। बिस्तर में उसके बगल में उठकर सोफे पर जाकर बैठ गई। इसी समय रोशनी उधर किचन में खाना बना रही थी। दिव्या उसके बगल में डाइनिंग एरिया में बैठी थी। ओपन किचन होने के कारण रोशनी उसको साफ साफ देख सकती थी। रोशनी ने सब्जी में नमक मिर्च चेक किया और दिव्यानी की तरफ मुड़ते हुए कहा, मोम, क्या आप कल आरोही से खीर बनवाने वाली हैं? ये कहते वो दिव्यानी को जिज्ञासु बच्चे की तरह देखने लगी। दिव्यानी को डाइनिंग टेबल पर बैठे सब्जियां काट रही थी और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ हाँ। उसकी बात सुनकर रोशनी ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, लेकिन क्यों? 10 दिन ही तो हुए हैं अभी उन लोगों की शादी को। कुछ जल्दी नहीं हो रहा थोड़ा सा? वो लगातार अपने हाथ चलाते जा रही थी और बड़ी कुशलता से खाना भी बना रही थी। दीवाने ने उसकी तरफ चालाक भरी नजरों से देखते हुए कहा, अरे तो 10 दिन हो जाएं या 5 दिन, ये तो एक रस्म है। हमारे घर की और हर एक बहू को पूरी करनी पड़ती है। फिर वैसे भी तुम तो खैर ये सब काम संभाल लेती हो, लेकिन अब जब तुम अपने ससुराल जा रही हो तो मैं अकेली क्या क्या करूंगी? तो किचन की जिम्मेदारी तो उसे देनी ही है, इसलिए खीर तो जल्दी पकवानी ही पड़ेगी ना। दिवानी ने इतना कहा था तभी रोशनी ने उसको चुप रहने का इशारा करते हुए किचन में खड़ी हाउसकीपर की तरफ देखते हुए कहा, मेहर, जाओ रेहान को देखो और जाकर चेंज करो। शायद उसने गिला ना कर दिया हो। मेहर उसकी बात सुनकर तुरंत वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रोशनी ने दिव्यानी के थोड़ा नजदीक जाते हुए कहा, मुझे कल रेहान को वैक्सीनेशन लगवानी है। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली है। कुणाल ने कहा है कि अब वो वहां पर हमें जाना ही पड़ेगा। अब घर में खाना नहीं बनेगा क्या? उसकी बात पर दिव्यानी ने अपने पानी में आंखें घुमाते हुए कहा, तुम जाओ अपने काम करो। तुम्हें क्या फिक्र है, मैं कर लूंगी ना। मेहर को साथ लगा लूंगी। फिर आरोही को भी तो करना होगा ना। तभी रोशनी ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, क्यों? आप दशरथ अंकल और उनकी फैमिली को नहीं बुलाएंगी? उसको समझ नहीं आ रहा था कि दिव्यानी क्या करना चाहती थी। तभी दिव्यानी ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू एक तरफ रखते हुए कहा, मैं कोई दावत नहीं कर रही हूँ जो बाहर के लोगों को भी बुलाऊं। हम सब आपस में मिलकर खाना खा लेंगे। इतना ही काफी है मेरे लिए। तुम बस कुणाल से कह देना कि वो आ जाए खाने के टाइम। ये कहते हुए वो वापस अपने काम में लग गई। रोशनी ये सुनकर दंग रह गई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। तभी दिव्यानी ने आगे कहा, और तुम्हें पता है मेरे हालात बदल चुके हैं। अब कमाने वाला घर से जा चुका है, खर्चे बढ़ गए हैं। उसकी ये बात सुनकर रोशनी शौक रह गई। उसने झटके में दिव्यानी की तरफ देखा। दिव्यानी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब मुझसे नहीं होता ये सब अकेले। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे बच्चे ने मेरे आराम के लिए मेहर और उसकी माँ को लगा दिया, लेकिन अब मुश्किल से 15,000 रुपये देना मेरे बजट से बाहर है। सोच रही हूँ वो एक को निकाल देते हूँ। अब आरोही आ गई है ना, मिलजुल कर काम कर लेंगे सब लोग। उसने इतना ही कहा था कि रोशनी ने उसको हाथ से इशारा करते हुए कहा, मॉम धीरे बोलिए ना, नई दुल्हन है, सुन लेगी। लेकिन दिव्यानी ने अपनी आवाज को और भी तेज करते हुए कहा, अरे क्या क्या कह दिया मैंने? सुन लेगी तो सुन लेगी। ऐसे कौन सी गलत बात कह रही हूँ? सब बहुएं आती हैं तो अपना घर संभालती हैं और ससुराल वालों की सेवा करती हैं। इसमें क्या अनोखी बात है? दिव्यानी बिना किसी चिंता के ऊंचे ऊंचे बोले जा रही थी। वो चाहती यही थी कि आरोही उसकी बातों को सुन ले, लेकिन रोशनी को बड़ा अजीब लग रहा था। उसको साथ ही शर्म भी आ रही थी। वो बार बार आरोही और कार्तिक के कमरे की तरफ ही देख रही थी कि कोई उनकी बात न सुन ले, वरना वो मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। उसने झुंझलाते हुए हाथ हिलाते हुए कहा, ओह मेरी गलती, मैंने पूछ कर ही गलती कर दी आपसे। ये कहने के बाद वो वापस खाना बनाने में लग गई। वो भी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ जानबूझकर आरोही को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रही है। इसके कुछ ही मिनट के बाद आरोही भी बाहर आ गई और लिविंग रूम में आकर अपने
ससुर के पास जाकर बैठ गई। उसने अपने ससुर प्रकाश के सामने आते हुए उनका अभिवादन किया। तभी प्रकाश ने उसको अपने पास बैठने का इशारा किया और प्रकाश आरोही का हाल चाल पूछना चाहता था। उसने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, कैसी है मेरी बच्ची? आरोही ने कहा, जी मैं अच्छी हूँ। उसके बाद सुनकर प्रकाश को तसल्ली मिल गई। उसने आगे पूछा, वो रिजल्ट आ गया तुम्हारा बेटा? आरोही ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, बस आने ही वाला है डैडी। प्रकाश ने कहा, वेरी गुड। अच्छा तो आगे क्या प्लान है? आरोही ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं डैडी, बस एमबीए का सोचा है अभी। प्रकाश ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, देखो बेटा, जितनी भी पढ़ाई की जाए कम है। तुम हमारे नालायक बेटे को भी कुछ सिखा दो। पिछले 2 साल से ग्रेजुएशन में अटका हुआ है। देखो अगर एक भी एग्जाम रह जाए तो बंदा ग्रेजुएट नहीं कहलाता। हमारे साहबजादे तो दो दो पेपर में अटके हुए हैं। वैसे उसको मेरे हिसाब से अगर कोई थोड़ा सा डायरेक्ट कर देना तो वो लाइन पर आ सकता है। तुम अगर चाहो तो उसको। वो अपनी बात कर ही रहे थे तभी वहां पर मेहर आ गई और उसने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, भाभी आपको मम्मी किचन में बुला रही है। आरोही ने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया और वो खड़ी हो गई। जाने से पहले वो प्रकाश की तरफ देख रही थी। तभी प्रकाश भी समझ गया और उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ जाओ भाई। अब क्या करेगी आरोही? क्या उसको खाना बनाना आता है या नहीं? क्या मम्मी की डांट सहन कर पाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी लव हैकर के साथ। दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।